गाइस, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का अध्ययन करने वाले हैं। ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। चूँकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव के क्रम में धन विद्युतीय और ऋण विद्युतीय तत्वों को रखा गया है। कुछ धन विद्युतीय तत्व यानी कि धातुएं और ऋण विद्युतीय तत्व यानी कि अधातुएं, ये मानक अपचयन विभव के क्रम में इनको रखा गया है और एक श्रेणी बनाई गई है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज के अध्ययन से हमें बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस की जानकारी हो जाती है। खासकर अकार्बनिक रसायन में काफ़ी सहायक है ये ECS, और इसको आप पूरा, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें, आपको लगेगा कि ये कितनी हेल्पफुल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, काफ़ी सहायक है, और अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा इस सीरीज को पढ़ने में। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो भाई इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह का हमारा कंटेंट और केमिस्ट्री नीट जेम्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, इसके अलग अलग बैचेस लॉन्च हो रहे हैं हमारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। आज हम अध्ययन कर लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, जो कि अकार्बनिक रिएक्शंस, अकार्बनिक रसायन को समझने में काफ़ी हेल्पफुल है। उस ECS के बारे में आपको इस तरह का क्रमबद्ध तरीके से ECS की जानकारी आपको YouTube पर उस तरीके से नहीं मिलेगी जिस तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं। इसलिए अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में धन विद्युतीय तत्व भी रखे गए हैं यानी कि धातुएं, और ऋण विद्युतीय तत्व भी रखे गए हैं यानी कि अधातुएं। किसी किसी बुक्स में आपको क्रम जो है प्लस, जो मानक अपचयन विभव हैं वो प्लस से लेकर माइनस की ओर आपको मिलेंगे, और किसी में आपको माइनस से प्लस की ओर मिलेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है प्रॉपर्टीज पढ़ते हो ECS में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है। तो हमें उस टाइप से नहीं पढ़ना है, हमको उसके मानक अपचयन विभव जो कि IUPAC ने उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव माना है। तो आधुनिक IUPAC के अकॉर्डिंग मानक अपचयन विभव ही आपका मानक इलेक्ट्रोड विभव माना जाता है, और अमेरिकन पद्धति के हिसाब से जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है वो मानक ऑक्सीकरण विभव माना जाता है। तो मानक ऑक्सीकरण विभव और मानक अपचयन विभव दोनों की वैल्यू समान होती है, केवल चिन्ह का फर्क होता है। वो बात भी हम इसी लेक्चर में जानेंगे। तो हमें मानक अपचयन विभव की वैल्यू के आधार पर, उसके चिन्ह के आधार पर हमें प्रॉपर्टीज का अध्ययन करना बहुत ही शानदार तरीके से। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, और अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम सबसे पहले भैया ECS के अंतर्गत, ECS यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज
हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंतर्गत सबसे पहले मेटल यानी कि धातु के बारे में जानेंगे, उसका सीक्वेंस जानेंगे। चूँकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दोनों चीज़ें हैं, मेटल भी हैं, मेटल्स, और नॉन मेटल भी हैं, नॉन मेटल्स। जो आपके मेटल्स होते हैं, धातुएं होती हैं, वो भैया होती हैं धन विद्युतीय, धन विद्युतीय तत्व होते हैं, धन विद्युतीय तत्व होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऋण विद्युतीय होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होती हैं और आपके नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं। इनको ईसीएस में जो इनका यूज किया गया है वो यूज किया गया है इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह सकते हैं आप, उसी को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कह सकते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव। और यही आईयूपीएसी ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना है। तो इसे आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को रखकर ईसीएस बनाई गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई गई। तो हमें मेटल का क्रम ध्यान देना है भाई, और वैसे तो हमें उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होता है, जो इसका क्वेश्चंस आता है, तो हम उसके आधार पर हमें मतलब कि उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल लर्न नहीं करने हैं, याद नहीं करने हैं। वो चीज़ दी जाती है, गिवन रहती है, हमें उसी के आधार पर अपना फंडा लगाना है भाई, जो हम फंडे आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम धातुओं में देखिए सबसे ज़्यादा जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लिथियम का सर्वाधिक माइनस में है भैया। लिथियम का होता है -3.05 वोल्ट, ये सबसे अधिक। ये आपका इसका क्या है, मानक अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव। इसी को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। E0, ये E0 है, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है भाई, E0। इसी तरह भैया जिंक का है, जिंक का Zn का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट, -0.76 वोल्ट। ये इसका क्या है भैया, E0 है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अब रिडक्शन पोटेंशियल है, यही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन सकता है। तो वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन मतलब मानक
अपचयन विभव और मानक ऑक्सीकरण विभव दोनों की वैल्यू क्या होती है भाई, बराबर होती है, केवल चिन्ह का फर्क होता है। अब ये चीज़ क्या है, ये थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। तो आपका जो Zn डबल पॉजिटिव होता है वो अगर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले तो क्या बन जाएगा भैया, Zn बन जाएगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन ग्रहण होना ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी बेटा जी, रिडक्शन कहलाएगी। ये रिडक्शन प्रोसेस है। और जब ये रिडक्शन प्रोसेस है तो यहाँ पर जो आपका विभव होगा, इसका जो ये वोल्टेज है ये क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव क्या माना जाएगा भाई, रिडक्शन पोटेंशियल माना जाएगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माना जाएगा। E0 बराबर जो आपका है -0.76 वोल्ट। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मानक अपचयन विभव या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद देखिए, जिस मेटल का, जिस एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है वो अपचायक होती है, और जितना ही ज्यादा ऋणात्मक होता है वो उतना ही प्रबल क्या होती है भाई, प्रबल अपचायक होती है। और जिसका मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है वो ऑक्सीकारक होती है, ऑक्सीकारक होती है भाई। तो देखिए Zn डबल पॉजिटिव है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो गए तो ये इसका क्या हो गया, ये अपचयन हो गया। तो इसका अपचयन हुआ है तो मानक अपचयन विभव कितना हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। अब इसी तरह मान लीजिए Zn है, Zn, और ये आसानी से क्या बना ले, Zn डबल पॉजिटिव बना ले। तो Zn डबल पॉजिटिव बनेगा तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगी, तो इसको आप क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। ऑक्सीडेशन हुआ है भाई। तो यहाँ पर जो E0 होगा, यहाँ पर E0 होगा, उसका चिन्ह बदल जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा 0.76 वोल्ट। देखिए वैल्यू वही रहती है, केवल चिन्ह बदल जाता है। तो ये जो है अब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मानक ऑक्सीकरण विभव। तो ये मानक ऑक्सीकरण विभव कहलाएगा। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि जिस तत्व का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है, देखिए क्रम आपको अलग अलग बुकों में अलग अलग मिल सकता है, इसलिए आपको मानक अपचयन विभव के हिसाब से ध्यान रखना है ECS को। अभी हम क्रम भी आपको बताएंगे। तो ECS को आपको मानक अपचयन विभव के मान और चिन्ह के हिसाब से आपको उसको सीखना है। तो जिस तत्व का मानक अपचयन विभव ऋणात्मक होता है वो तत्व अपचायक होता है, और जितना ही ज्यादा ऋणात्मक होगा वो उतना ही प्रबलतम अपचायक होगा। इसलिए लिथियम है, सोडियम है, ये आपकी क्षार धातुएं हैं। लिथियम का सबसे ज्यादा ऋणात्मक है मानक अपचयन विभव, इसलिए लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है। जिस तत्व का मानक अपचयन विभव धनात्मक है, इसी का उल्टा, जिस तत्व का मानक अपचयन विभव धनात्मक होता है वो ऑक्सीकारक होते हैं, और जितना ही ज्यादा धनात्मक होता है वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं। जैसे फ्लोरीन F2, फ्लोरीन का मानक अपचयन विभव +2.87 वोल्ट होता है, सर्वाधिक धनात्मक, इसलिए वो सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है। फ्लोरीन सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है और लिथियम सबसे अच्छा अपचायक है। और ये जानकारी हमें मानक अपचयन विभव के चिन्ह से पता चलती है, मान से पता चलती है। तो उसी मान के आधार पर जो श्रेणी तैयार की गई है उस श्रेणी को आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी।
सो तत्वों को, धन विद्युती या ऋण विद्युती तत्वों को, धात्विक या अधात्विक तत्वों को उनके मानक अपचयन विभवों के बढ़ते हुए क्रम में रखकर या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के सापेक्ष उनको व्यवस्थित करके जो श्रेणी बनाई गई है उसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, जिसमें आपको धातुओं का क्रम ध्यान देना है। राइट, तो धातुओं का क्रम ध्यान देने के लिए आपको एक छोटी सी टिप्स ध्यान देनी होगी और उसी टिप्स के माध्यम से आप ये ध्यान दे पाएंगे भैया कि किसका मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक है और किसका कम ऋणात्मक है, कौन ज़्यादा सक्रिय है और कौन कम सक्रिय है, कौन किसको विस्थापित कर सकता है ना, कौन ऑक्सीकारक है, कौन अपचायक है। बहुत सारे छोटे छोटे जो बिंदु हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस हैं, हर एग्जाम में, हर वनडे एग्जाम्स में आने वाले, आपके एग्जाम्स में आने वाले, वो आपकी चुटकियों में हैंडल हो जाएंगे बड़े ही आसानी से। तो भैया वो आपको टिप्स ध्यान रखनी है। ले जाके बाबा सरकारी, ऐसे आपको जो है 2-4 लाइनें ध्यान देनी है। ले जाके बाबा सरकारी और कार ना मांगे अलमारी, कार ना मांगे अलमारी। अब लिजा का मतलब है लिथियम, की का मतलब है पोटेशियम और बाबा का मतलब है भैया बेरियम। लेकिन देखिए बेरियम है अब क्षारीय मृदा धातु और ये आपके क्षार धातु हैं, तो लिथियम, पोटेशियम और इसके बीच में आपका सीजियम आता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। सीजियम, तो ले जाके बाबा सरकारी, सरकारी का मतलब स्ट्रॉन्सियम, कार कैल्शियम ना मांगे मतलब सोडियम, मांगे Mg मैग्नीशियम, अलमारी एल्यूमिनियम। इससे आपको क्या ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा जो मतलब मानक अपचयन विभव है वो सबसे ज़्यादा ऋणात्मक लिथियम का है, -3.05 वोल्ट। अब आप ऊपर से नीचे मतलब के ECS में आप आगे बढ़ रहे हो तो ये सबसे ज़्यादा माइनस की वैल्यू है E0 की। अब माइनस में वैल्यू क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी, घटती जाएगी। तो मतलब अपचायक क्षमता घटती जाएगी और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो ये अपचायक क्षमता है, अपचायक क्षमता घट रही है, अपचायक क्षमता का घटता क्रम माना जाएगा। अपचायक क्षमता यानी सबसे प्रबल अपचायक लिथियम है, फिर उससे कम अपचायक हैं ये बाकी। वैसे ही इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है। तो ले जाके बाबा सरकारी, कार ना मांगे अलमारी और मन जाने क्रेन फीकी काड़ी, मन का मतलब मैग्नीज, जाने यानी कि जिंक और क्रेन क्रोमियम, फीकी यानी आयरन और काड़ी यानी CD कैडमियम। यहाँ पर जो ये आयरन है ये डबल पॉजिटिव वाला है, डबल पॉजिटिव आयरन, और जो आपका 3 पॉजिटिव आयरन है वो हाइड्रोजन के पहले रखा है, हाइड्रोजन के पहले। तो ये डबल पॉजिटिव है, आयरन डबल पॉजिटिव से Fe, मतलब आप लिख सकते Fe2+ से Fe। यहाँ पर ओवरऑल जो आपको रिएक्शन लिखनी है, हाफ रिएक्शंस, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस, वो रिडक्शन लिखनी है, क्योंकि ये जो वैल्यू लिख रहे हैं आप वो रिडक्शन पोटेंशियल की है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है।
क्रेन फीकी काड़ी, आयरन आपका मैग्नीज हो गया, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम। कोई नहीं सुनत प्रभु, कोई नहीं सुनत प्रभु, हाय कुंवारी। हाँ जी अजय पंडित अवतारी। इस तरह से ऐसा सेंटेंस बना दिया है कि आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो आप गुनगुनाएंगे तो ये आराम से आपको क्रम ध्यान बना रहेगा। चूंकि मेटल्स के बारे में आपको ध्यान बना रहेगा, बाकी आप नॉन मेटल्स में तो केवल हेलोजन को ध्यान रखना है, तो उसमें आपको अलग से हम बता देंगे। तो कोई का मतलब है कोबाल्ट, नहीं यानी निकेल, फिर एसएन, पीबी प्रभु, हाई मतलब हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन यहाँ पर H2 लिखना है, H2 हाइड्रोजन, जिसका यहाँ पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.00 वोल्ट माना गया है। कुंवारी मतलब कॉपर, हाजी Hg मरकरी, और ये आपका Ag प्लैटिनम और गोल्ड। कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड। तो हाइड्रोजन के नीचे ये आपकी 5 धातुएं हैं जो उत्कृष्ट धातुएं मानी जाती हैं। उत्कृष्ट, इन 5 को कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, आप इनको तो यूं ही याद भी कर सकते हो। ये 5 ऐसे मेटल्स हैं जो नोबेल मेटल्स माने जाते हैं, बहुत ही कम क्रियाशील मेटल्स माने जाते हैं, उत्कृष्ट धातुएं मानी जाती हैं। तो ये धातुओं का ECS है, धातुओं को इस क्रम में रखा गया है। तो यहाँ पर जो सबसे प्रबल अपचायक है वो है लिथियम। लिथियम सबसे प्रबल अपचायक है, और सबसे दुर्बल जो अपचायक है वो है गोल्ड, यानी ऑक्सीकारक माना जाएगा गोल्ड। तो जो आपकी हाइड्रोजन के नीचे तत्व हैं इनका मानक अपचयन विभव धन में है, प्लस चिन्ह में, प्लस में, धनात्मक। तो ये धनात्मक है, तो ये आपका, ये मान लीजिए ऊपर से नीचे की ओर बनी है ये ECS। तो ऊपर से नीचे की ओर जब आप जाते हैं, मतलब लिथियम से आप गोल्ड तक जब जाते हैं, तो अपचायक क्षमता घटती है और ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम बढ़ता है। तो ये आपकी ECS थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिथियम, पोटेशियम, सीजियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये आपकी ECS है। इस क्रम में आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। तो प्रॉपर्टीज तो आपको वैसे भी पहले ही से पता चली कि जिसका मानक अपचयन विभव जितना अधिक ऋणात्मक होता है वो उतना ही प्रबल अपचायक होता है, उतना ही प्रबल अपचायक होता है। और जिसका मानक अपचयन विभव जितना अधिक धनात्मक होगा वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा। जैसे ऑक्सीकारकों में, अपचायक में तो भाई जाने गए हो कि लिथियम प्रबल अपचायक है, फिर पोटेशियम उससे दुर्बल अपचायक है, सीजियम उससे दुर्बल अपचायक है, तो ये आप जान गए हैं। और ऑक्सीकारक में बात करें तो ऑक्सीकारक में जो सबसे ज़्यादा धनात्मक मानक अपचयन विभव होता है वो होता है फ्लोरीन का। तो भैया फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्योंकि इनकी जो ये ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम है, ऑक्सीकारक क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम, ऑक्सीकारक क्षमता का
बढ़ता क्रम, हाँ तो ऐसे में बढ़ रहा है भाई, तो बढ़ता क्रम या क्रम भर लिख दीजिए। तो घट रहा है, चूंकि इसका सबसे ज़्यादा है, फिर इसका उससे कम, सबसे कम। तो ये ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम है। अब यहाँ पर इसका जो मानक अपचयन विभव होता है वो प्लस में होता है, प्लस 2.87 वोल्ट। फिर क्लोरीन प्लस 1 एबव में जो है लगभग में 2.87 वोल्ट प्लस 1.3 इसी के एबव होता है। इसका 1.09 वोल्ट और 0.06 सॉरी प्लस में प्लस 0.5954 वोल्ट। तो ये प्लस में है, इसके सबके प्लस में धन में मानक अपचयन विभव है। तो सबसे ज़्यादा धनात्मक मानक अपचयन विभव है वो है फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है और आयोडीन उससे दुर्बल ऑक्सीकारक है। तो ECS में इस क्रम में तत्वों को रखा गया है। तो जो ऊपर रखा हुआ तत्व होता है वो अपने से नीचे वाले तत्व को धातुओं में ऊपर रखा तत्व अपने से नीचे वाले तत्व को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है। जैसे मान लीजिए जिंक है, जिंक का स्थान ऊपर है और कॉपर का स्थान नीचे है। तो जिंक कॉपर सल्फेट में रिएक्ट कराया जाए तो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देगा, बन जाएगा ZnSO4 प्लस और ये आपका कॉपर अलग हो जाएगा Cu। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जिंक प्रबल अपचायक है कॉपर से, तो जिंक की सक्रियता भी अधिक है। इसी क्रम में सक्रियता घटती है, रिएक्टिविटी धातुओं की रिएक्टिविटी भी इसी क्रम में घटती है और धातुओं की अपचायक क्षमता इसी क्रम में घटती है और धातुओं की ऑक्सीकारक क्षमता इसी क्रम में बढ़ती है। तो जितना ही ज़्यादा ऋणात्मक मानक अपचयन विभव होता है वो उतना ही प्रबल अपचायक होती है, वो उतना ही ज़्यादा सक्रिय होती है। तो धातुएं अपचायक के कारण, अपचायक गुण के कारण सक्रिय होती हैं और अधातुएं ऑक्सीकारक गुण के कारण सक्रिय होती हैं। अब इसी तरह मान लीजिए कॉपर की रिएक्शन आप ZnSO4 से कराएं तो कॉपर दुर्बल अपचायक है जिंक से, ये जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इस तरह से बहुत ही छोटी छोटी सी जानकारियाँ हमें ECS से मिलती हैं। तो आज की क्लास में हमने केवल ECS के बारे में जाना है। अभी आपको इसका एक और छोटा सा वीडियो पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसके सारे प्रॉपर्टीज आप जान पाएंगे। जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी हमें यहाँ से जानकारियाँ मिलती हैं कि जैसे ये दो धातुएं हैं तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। धन विद्युतीय तत्व, प्रबल धन विद्युतीय तत्व, साधारण धन विद्युतीय तत्व, क्षीण धन विद्युतीय तत्व। तो जो प्रबल धन विद्युतीय तत्व होते हैं उनका मानक अपचयन विभव -2.0 वोल्ट से अधिक ऋणात्मक होता है, -2.0 वोल्ट। तो -2.0 वोल्ट से अधिक ऋणात्मक मानक अपचयन विभव दर्शाने वाले जितने भी तत्व हैं, लिथियम, पोटेशियम, स्ट्रोंशियम, ये क्या माने जाते हैं? प्रबल धन विद्युतीय तत्व माने जाते हैं। इसके बाद मैग्नीशियम से लेकर हाइड्रोजन तक, मतलब हाइड्रोजन तक जो बीच में जो ये तत्व आए हैं, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, ये साधारण धन विद्युतीय तत्व माने जाते हैं। मैग्नीशियम से लेकर
हाइड्रोजन तक के तत्व साधारण धन विद्युतीय तत्व माने जाते हैं और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड ये क्षीण धन विद्युतीय तत्व माने जाते हैं, इसलिए इनको उत्कृष्ट कहते हैं भैया, उत्कृष्ट तत्व कहते हैं। तो इससे हमें तत्वों का विभाजन और इसी क्रम में सक्रियता होती है। ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को, मतलब अधिक प्रबल अपचायक धातु दुर्बल अपचायक धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर सकती है। उसका स्पष्टीकरण भी बताया जाएगा कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो ये छोटी छोटी सी हमें जानकारियाँ इससे मिलती हैं ECS के अध्ययन से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अध्ययन से। इसके अलावा जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर रखी हैं, ये जिनका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक है, जिनका मानक अपचयन विभव ऋणात्मक है, वो हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक हैं। और जब वो हाइड्रोजन से प्रबल अपचायक है तो तनु अम्ल के साथ या अम्लीय प्रकृति के विलयन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन लिबरेट करती हैं, हाइड्रोजन देती हैं। जैसे मान लीजिए जिंक है और इसकी क्रिया आप HCl से करा दें, डाइल्यूट HCl से, तो ZnCl2 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। इसी तरह आप यानी कि कोई भी धातु ले सकते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर है, वो तनु अम्ल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाती है। तो भैया ये छोटी छोटी सी बात है ना, यही इंटरेस्ट जागृत करती हैं अकार्बनिक रसायन को सीखने में। तो बहुत ही सहायक है ECS, अकार्बनिक रसायन को सीखने में बहुत ही सहायक है। इसके बाद जो धातुएं हाइड्रोजन के नीचे रखी हैं वो हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं, इसलिए वो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। जैसे कॉपर है, आप कॉपर की रिएक्शन कराएंगे भैया H2SO4 से, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होगी, हाइड्रोजन नहीं निकलेगी। तो जो आपकी हाइड्रोजन से नीचे रखे तत्व हैं, धातु हैं, वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते हैं। जो हाइड्रोजन से ऊपर रखे तत्व हैं वो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। इसके अलावा आयरन लिखा, ये आयरन से ऊपर के तत्व इतने ज़्यादा अच्छे अपचायक हैं, इतने प्रबल धन विद्युतीय हैं कि ये जल से भी हाइड्रोजन लिबरेट कर देते हैं। इनकी रिएक्शन जल से करा दी जाए तो भी हाइड्रोजन बन जाती है। तो इस तरह से अभी भी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज शेष बची हैं, कुछ एग्जाम्पल शेष बचे हैं। तो उसके लिए आपको ECS का दूसरा पार्ट भी देखना है भाई, तभी आपको कंप्लीटली जानकारी ECS की मिल पाएगी। तो आज की क्लास आपको अगर शानदार लगी है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपने जो इस क्लास को देखा, कंटेंट को लाइक किया, और इसके अलावा आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।